सो एक और वीडियो के साथ फिर से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एक और पोर्शन जो नीट सिलेबस में इंक्लूड है, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनालाइड। अच्छा, इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा इसीलिए क्योंकि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बेसिक रेडिकल से पूछा गया था, सॉल्ट एनालिसिस से पूछा गया था, और दूसरा सवाल आपका मोहर सॉल्ट से पूछा गया था। मोहर सॉल्ट्स की प्रिपरेशन से सवाल था। अब पॉसिबिलिटी है कि उन टॉपिक्स के अलावा इस बार पकड़ेगा और इस बार सवाल इन टॉपिक्स के अलावा पूछेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है आपका प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनालाइड। ठीक है, क्योंकि पिछली बार इससे एक सवाल टच हुआ है, तो पॉसिबल है कि इस साल भी सवाल बन सकता है। ओके, एसिड एनालाइड का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको पूरी केमिस्ट्री जाननी है जो सिलेबस में आपके इंक्लूड है। ठीक है, तो पहली बात, एसिड एनालाइड का एक केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। ठीक है, और एसिड एनालाइड का स्ट्रक्चर भी उसी में आ जाएगा। अच्छा, इसको बनाने के लिए आपको बेसिकली एनालिन का एसाइलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन जो आपने लिखना है, दैट इज एसाइलेशन ऑफ एनालिन। So acid analyte can be prepared by acylation of aniline। ठीक है, आपको एनालिन का एसाइलेशन करना है और एनालिन का एसाइलेशन करके आप एसिड एनालाइट बना सकते हैं। अच्छा, ये हमने सबस्ट्रेट आप देख पा रहे हैं, सबस्ट्रेट एनालिन ले रखा है। इस एनालिन का एसाइलेशन अगर आपको करना है तो एसाइलेशन दो तरीके से हो सकता है। या तो आप एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज़ कर लें, दैट इज AC2O, या आप एसिटाइल क्लोराइड का यूज़ कर लें। ठीक है, या तो आप एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज़ कर लें या आप एसिटाइल क्लोराइड का यूज़ कर लें। इनको एसिटेटिंग मिक्सचर भी बोला जाता है। दिस इज एसिटेटिंग या एसाइलेटिंग मिक्सचर, एसाइलेटिंग मोर प्रेफरेंशियली एसाइलेटिंग मिक्सचर, राइट। ये आपका एसाइलेटिंग मिक्सचर हो गया। सो एनालिन हैज़ टू बी ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। जिंक की प्रेजेंस में। अच्छा, जिंक का काम क्या होगा, मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ कि जिंक का काम क्या है, जिंक को क्यों यूज़ किया गया। और रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा पायरिडीन की प्रेजेंस में। रिएक्शन काफ़ी सिंपल है, आप इवन थ्योरेटिकल पोर्शन में भी इसको पढ़ लेते हैं। आप एनालिन की केमिकल रिएक्शंस में भी इसको पढ़ा जाता है एसाइलेशन के अंडर, जो एनसीईआरटी में गिवन होता है। ठीक है, अच्छा, जब इस एनालिन को आप ट्रीट करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो आप देखेंगे जो एसाइल ग्रुप है, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O, ये एसाइल ग्रुप आके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये एसाइल ग्रुप आएगा और हाइड्रोजन को आके रिप्लेस कर देगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो यहाँ पे NH बचेगा, और ये एसाइल ग्रुप आप आके इस पे अटैच कर दीजिए। तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना, दैट इज एन फिनाइल, इस नाइट्रोजन के साथ में फिनाइल ग्रुप जुड़ रखा है, एन फिनाइल एसिटामाइड या एन फिनाइल इथेनामाइड जो आपके पास बनेगा, दिस एन फिनाइल एसिटामाइड और एन फिनाइल इथेनामाइड, राइट, एसिटामाइड इज नॉन एज एसिड एनालाइड। ठीक है, इसी को एसिड एनालाइड पढ़ा जाता है, दैट इज एन फिनाइल एसिटामाइड और एन फिनाइल इथेनामाइड। अच्छा, इसके साथ में जो बाई प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको एसिड्स। अगर तो आपने एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज़ किया है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बाई प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा, और अगर आपने एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज़ ना करके एसिटाइल क्लोराइड का यूज़ कर रखा है, उस टाइम पे आपको बाई प्रोडक्ट में HCl देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो बाई प्रोडक्ट में आपको एसिड देखने को मिल रहा है, ये जो बाई प्रोडक्ट में आपको एसिड देखने को मिल जाएगा, इन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, सो दैट कोई साइड रिएक्शन ना हो पाए, पायरिडीन का यूज़ किया जाता है, जो पायरिडीन बेस की तरह काम करेगा, राइट। सो पायरिडीन को यूज़ करने का मेन रीज़न ये है कि पायरिडीन एक बेस है, और जो रिलीज होने वाला एसिड है, चाहे वो HCl हो चाहे वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हों, इनको न्यूट्रलाइज करने का काम पायरिडीन कर देता है, सो दैट के कोई साइड रिएक्शन ना हो पाए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन है जो इन्वॉल्व होता है एसिड एनालाइड के प्रिपरेशन के टाइम पे। अच्छा, जो जिंक यहाँ पे यूज़ कर रखा है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, जो जिंक आपने यूज़ किया, ये जिंक बेसिकली प्रिवेंट करता है एनालिन का ऑक्सीडेशन। इस पूरे सिंथेटिक में, इस पूरे सिंथेटिक प्रोसेस में, इस पूरे प्रिपरेशन मेथड में जिंक का जो रोल देखने को मिलेगा, दैट इज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एनालिन, या एनालिन के ऑक्सीडेशन को रोक देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब एक पॉइंट, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अच्छे से पढ़ने वाला अगर बच्चा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि क्या हो जाता अगर एनालिन का ऑक्सीडेशन होता। अगर एनालिन ऑक्सीडाइज हो जाता तो क्या प्रोडक्ट बनता। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा कि क्या बन जाएगा अगर एनालिन का ऑक्सीडेशन हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे इसी पोर्शन में आपको हर एक पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बात समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे सवाल आना ये तय है, ये डन है, इससे सवाल आएगा ही आएगा, तो आपको हर पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय ऑफ NH2 ग्रुप, बिल्कुल हमने यही किया, एनालिन का बाय CH3CO ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आप देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक और पॉइंट, एक और ज़बरदस्त पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ ये जो रिएक्शन आपका देखने को मिल रहा है, दैट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड।
ये पूरा का पूरा रिएक्शन आपको किसके प्रेजेंस में या किस सॉल्वेंट में देखने को मिल रहा है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। तो ये जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड आपका है, इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, सो इसको एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाएगा। ये मैं आपको इसके पूरे सिंथेटिक प्रोसेस में भी बता दूंगा, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में, ये कैसे कैसे आपको ये करना है, ठीक है। सॉल्वेंट की तरह इसको यूज़ करते हैं, और इसलिए सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं इसको क्योंकि ये जो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये जो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये एसिड एनालाइड को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये एसिड एनालाइड को डिसॉल्व कर सकता है, दैट इज वाई इसकी प्रिपरेशन पे टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिएगा, जो एसिटिक एसिड है बेसिकली, ये एसिटिक एसिड अगर आपके पास बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो, बहुत प्योर फॉर्म में हो, तो इसी को ग्लेशियल एसिटिक एसिड पढ़ते हैं। सो ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड, यू कैन से 100% एसिटिक एसिड, ऑलमोस्ट प्योर आपके पास एसिटिक एसिड जो होगा दैट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अच्छा, इसको ग्लेशियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बेसिकली इसका जो सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर, सॉलिडिफिकेशन के हिसाब से चल लीजिए, इसका जो सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से कम होता है। इट मीन्स कि रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे अगर एसिड, इस प्योर एसिटिक एसिड को रखा जाए तो ये एकदम से सॉलिडिफाई हो जाएगा, और सॉलिडिफाई होने के बाद आप देखोगे इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो आइस की तरह हो जाएंगे, इसके जो क्रिस्टल्स होंगे वो आइस की तरह या ग्लेशियर की तरह आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज वाई दिस प्योर एसिटिक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर से बिलो पे सॉलिडिफाई हो जाता है। अच्छा, तो इस पूरे रिएक्शन में हमने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया CH3CO एसिटाइल ग्रुप से ग्लेशियल एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, ओके। अच्छा, अगर लैब में अगर आपको एसाइलेशन करना है तो इस एसाइलेशन को जनरली करवाया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, लेकिन अगर एसिटिक एनहाइड्राइड अवेलेबल ना हो तो एसिटाइल क्लोराइड भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने ऊपर ही लिख रखा था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपने जो पायरिडीन का यूज़ किया वो इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट आपके पास एसिडिक है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये बात भी आप समझ गए, ठीक है। तो ये अभी तक का जो फिनोमेना था ये सिर्फ आप देख पा रहे हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शन हुआ, क्या आपने एसाइलेटिंग एजेंट्स यूज़ किए, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन देखने को मिला, किन सॉल्वेंट में रिएक्शन देखने को मिला, ग्लेशियल एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में एसिड एनालाइड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिला। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए एसिड एनालाइड का, ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। और पायरिडीन की प्रेजेंस में भी रिएक्शन हुआ, या पायरिडीन भी आपने ऐड किया, ऐसा इसलिए कि जो आपके एसिडिक बाई प्रोडक्ट निकलेंगे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री जाननी है इसके बारे में। अब देखिए, अब इसका जो सिंथेसिस किया गया उसमें कैसे कैसे एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स क्या इन्वॉल्व थे, क्या क्या स्टेप्स आपको करने पड़े इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सेटअप बना रखा है, सेटअप कि किस तरीके से आप देख पाएंगे किस तरीके से इसका प्रिपरेशन किया गया। अब इसको इजी करने के लिए मैंने इसको स्टेप वाइज लिख रखा है सो दैट आप इसको इजीली समझ पाएं, ठीक है। अच्छा, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, इसको राउंड बॉटम फ्लास्क बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड राउंड बॉटम फ्लास्क। जो आपके पास फ्लास्क है इसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क पढ़ते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपने राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया, देख लीजिएगा ये आ गया आपका राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में आपको क्या करना है, सबसे पहले ही आपने 5 ml एनालीन को ऐड कर दिया, ठीक है, हमने 5 ml एनालीन ऐड कर लिया। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड 5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड 5 ml एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसको स्टर करना है। सो पहला पॉइंट आपने क्या किया, एनालीन को ऐड कर दिया, देखिए यहाँ पे भी लिख रखा है एनालीन ऐड कर दिया, उसके बाद आपने ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड कर लिया, और उसके बाद आपने एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड कर लिया इस राउंड बॉटम फ्लास्क में, और इनको स्टर कर लिया, ठीक है, अच्छे से आपने इनको स्टर कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, इसमें जिंक ऐड कर दिया, उसके बाद आपने इसमें जिंक ऐड कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपने इसमें जिंक ऐड कर दिया, ये आपने जिंक ऐड कर दिया जी, ठीक है। अच्छा, जिंक ऐड करने के बाद आपने इसमें रिफ्लक्स कंडेंसर अटैच कर लिया, ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क का नेक है इस नेक पे आपने एक रिफ्लेक्स कंडेंसर ऐड कर लिया। अच्छा, रिफ्लेक्स कंडेंसर करेगा क्या, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपने रिफ्लेक्स कंडेंसर या एयर कंडेंसर यूज कर रखा है, फिट कर रखा है इस राउंड बॉटम फ्लास्क के माउथ पे, ये क्या करेगा, रिफ्लक्सिंग करेगा, दिस इज यूज्ड फॉर रिफ्लक्सिंग, ठीक है। अब रिफ्लक्सिंग होगा क्या, प्राइमरी काम इसका देखिएगा, जो प्राइमरी काम इसका है वो क्या है, इसका जो प्राइमरी रोल है, इसका प्राइमरी रोल ये है कि जब आप हीट करेंगे इस रिएक्शन मिक्सचर को तो पॉसिबिलिटी है कि जब रिएक्शन मिक्सचर के वेपर्स बनेंगे तो वो वेपर्स इवेपोरेट हो सकते हैं, ठीक है, तो सॉल्वेंट का लॉस हो सकता है। तो पहला प्राइमरी रोल इसका ये होगा कि प्रिवेंट सॉल्वेंट लॉस, टू प्रिवेंट सॉल्वेंट लॉस,
या रिएक्शन मिक्सचर जो आपका ये इवेपोरेट ना हो जाए, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए रिफ्लेक्सिंग कंडेंसर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। कंडेंसर का बेसिकली रिफ्लेक्सिंग कुछ और प्रोसेस है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये कंडेंसर का प्राइमरी रोल लिख रहा हूं मैं, रिफ्लेक्सिंग प्रोसेस कुछ और है, ठीक है। तो इस वाले एरो को मैं मिटा देता हूं सो दैट आप, अच्छा दो इसका यूज रिफ्लेक्सिंग में भी होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिंग कुछ और फिनोमेना है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिंग में होता क्या है कि जब आपने बॉयल कर लिया, तो बॉयल करने के बाद जो रिएक्शन मिक्सचर्स के वेपर बनेंगे, अब उन वेपर्स को तो एक तो प्रिवेंट करना है आपने कि वो इवेपोरेट ना हो जाएं या बाहर ना चले जाएं, ठीक है। उसके लिए आपने रिफ्लेक्स कंडेंसर लगा रखा है। प्लस ये काम तो अब ऐसे भी हो सकता था, आपको ऐसा सोचे कि इस काम को तो हम बीकर को क्लोज करके भी कर सकते थे, ठीक है ना। बट रिफ्लेक्स कंडेंसर के और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। ये कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी यूज होता है, कॉन्टेमिनेशंस को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज होता है, और मेन फंडा इसका है कि रिफ्लेक्सिंग के लिए आपने यूज कर रखा। रिफ्लेक्सिंग का ये मतलब होगा कि जब आपने हीट कर लिया, हीट करने के बाद जो वेपर्स बने, उन वेपर्स को वापस कूल डाउन करता है, ठीक है। तो क्या कर देगा कंडेंसर, वेपर्स जो बने उन वेपर्स को वापस कूल डाउन करेगा और फिर से वो इसी बीकर में आके कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुल मिला के ये कंडेंसर का यूज किया जाता है कि जो रिएक्शन मिक्सचर है, उस रिएक्शन मिक्सचर में अच्छे से रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, अच्छे से रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए कंडेंसर का यूज किया जाता है। कि आपके जो वेपर्स बनेंगे वो वेपर फेज में चले गए, उसके बाद कंडेंस होके फिर से लिक्विड फेज में आ गए, फिर से वेपर फेज में चले गए बॉयल होके, और फिर से कंडेंस होके आपके लिक्विड फेज में आ गए। इस तरीके से जो आपका रिएक्शन है वो अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। इनको अच्छे से मौका मिलेगा मिक्स होने का, रिएक्ट करने का। इस चीज़ को रिफ्लेक्सिंग कहा जाता है, ठीक है, जिसके लिए आपने रिफ्लेक्स कंडेंसर का यूज कर लिया। ओके, तो पहली चीज आपने क्या कर ली, राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया। राउंड बॉटम फ्लास्क में आपने एनालिन, ये अमाउंट जरूरी नहीं है, ध्यान में रखिएगा, अमाउंट कंपलसरी नहीं है। आपको अमाउंट नहीं पूछने वाला कितना ml ऐड किया था, कितने ml, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। बस आपको प्रोसीजर याद रखना और थोड़े स्टेप्स याद रखने हैं। तो आपने एनालिन ऐड कर दिया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड कर लिया, और उसके बाद आपने एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड कर लिया। इन सबको ऐड करने के बाद आपने जिंक ऐड कर लिया, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अब उसके बाद हमने रिफ्लेक्स कंडेंसर या एयर कंडेंसर अटैच कर लिया, जिसका काम क्या होगा वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसको अटैच करने के बाद आपने इस पूरे मिक्सचर को 30 से 40 मिनट्स तक हीट कर लिया, ठीक है, करीब करीब आधे घंटे तक आपने इसको हीट कर लिया, ठीक है। और हीट करने के बाद इस रिएक्शन मिक्सचर को आप रिफ्लेक्स कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिंग मैंने आपको बता दिया कि रिफ्लेक्सिंग में क्या होगा, वेपर्स बनेंगे वापस कूल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, सो दैट कि रिएक्शन आपका फास्ट हो पाए। अच्छा, ये सारा का सारा काम आपको करना पड़ेगा सैंड बाथ में। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात आपने यूज कर रखा है सैंड बाथ का, ये बात भी अब ध्यान में रख लीजिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सैंड बाथ का ये मतलब होगा कि आपने डायरेक्ट राउंड बॉटम फ्लास्क को हीट नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपको आप एक ऐसा मान के चल लीजिए, आपने एक इस तरीके से एक बीकर सा ले रखा है, और इस बीकर में आपका सैंड प्रेजेंट है, ठीक है। और इस सैंड के ऊपर आपका राउंड बॉटम फ्लास्क रहेगा। तो आपको डायरेक्ट हीट ना करके आपको सैंड को हीट करना है, और जिसकी वजह से आपका ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है वो हीट अप होगा। तो डायरेक्ट हीट को प्रिवेंट करने के लिए आप सैंड बाथ का यूज करते हैं, या इसके अलावा जो एक सिंपल सा मेथड आप ऑलरेडी जानते होंगे कि वायर गैस का यूज भी किया जाता है, ठीक है ना। सो दैट कि ये जो आपका स्टेबल टेम्परेचर है, एक तो ये मेंटेन हो पाए, स्टेबल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, प्लस अगर आप डायरेक्ट हीट करेंगे तो हो सकता है जो आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क आपका फट जाए, ठीक है ना। ग्लास है तो राउंड बॉटम फ्लास्क में क्रैक पड़ सकता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इसको कहाँ पे हीट किया जाता है, सैंड बाथ में, ठीक है, सैंड बाथ में इसको हीट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, हीट करने के बाद, ठीक है ना, क्या किया आपने दोबारा समझिएगा, एनालिन ऐड कर लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड कर लिया, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड कर लिया। उसके बाद आपने जिंक ऐड किया, आप स्टर कर रहे हैं साथ साथ में इसको, ठीक है। उसके बाद आपने एक रिफ्लेक्स कंडेंसर इस राउंड बॉटम फ्लास्क के नेक पे अटैच कर लिया, और इसको अटैच करने के बाद आप इसको कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिंग कंटिन्यूस है आपका, और ये हीटिंग आपका सैंड बाथ में होगा, ठीक है। जब ये सारा काम हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये राउंड बॉटम फ्लास्क को यहाँ से हटाना है आपको, ठीक है। और उसके बाद इस राउंड बॉटम फ्लास्क में जो भी रिएक्शन मिक्सचर आपका था उसको आपने ऐड करना है आइस कोल्ड वाटर में, ठीक, आइस कोल्ड वाटर में। आपने क्या कर रखा है, एक बीकर ले लिया, और इस बीकर में आपका क्या प्रेजेंट है, इस बीकर में आपका ठंडा पानी प्रेजेंट है, या बर्फ मान के चल लीजिए, बर्फ के जितना, ठीक है ना। सो करीब करीब 0 डिग्री से 5 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर आपका होगा। इस आइस कोल्ड वाटर में
आपने रिएक्शन मिक्सचर जो आपका यहाँ पे फ्लक्सिंग के टाइम पे बना, इसको आपने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब जब इसमें आपने इसको ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इस पूरे मिक्सचर को फिल्टर करना है। जब आपने इसको आइस कोल्ड वाटर में ऐड कर दिया, आइस कोल्ड वाटर में ऐड करने के बाद, अब आइस कोल्ड वाटर में इसलिए ऐड करना आपको सो दैट कि आपके क्रिस्टल सेपरेट आउट हो पाए, ऑब्वियस है, ठीक है ना। तो आपको क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ रहा है, तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए ऑब्वियसली क्रिस्टलाइजेशन के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है ना, सो दैट आपके क्रिस्टल सेपरेट आउट हो जाएं। अच्छा, इस कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर में ऐड करने के बाद आप ये देखेंगे कि एकदम से आपका जो इम्प्योर या क्रूड, कच्चा या जो भी इम्प्योर आपका एसिड एनालाइड है उसका प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। आपको एसिड एनालाइड तो दिखेगा, वाइट कलर का एसिड एनालाइड आपको देखने को मिलेगा, बट वो प्योर नहीं होगा, क्रूड होगा, इम्प्योर होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसका प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा और उस प्योरिफिकेशन के लिए आपको रिक्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको रिक्रिस्टलाइजेशन करना है। अब रिक्रिस्टलाइजेशन में आपको क्या करना है कि जो भी आपने इम्प्योर एसिड एनालाइड प्रिपेयर किया अभी तक, उस इम्प्योर एसिड एनालाइड को आपको डिजोल्व करना है पानी, वाटर में बेसिकली, और इस वाटर में थोड़ा अमाउंट आपका इथेनॉल का भी प्रेजेंट होगा, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें साथ में लिख रखी हैं, दैट इज वाटर प्लस इथेनॉल। सो पानी और इथेनॉल आपने बीकर में ले रखा है और उस बीकर में आपने ऐड कर दिया क्रूड एसिड एनालाइड। उसके बाद आपने इसको हीट करना है, ठीक है। और हीट करने के बाद जब एक अपरेंट चेंज आपको देखने को मिले, उसके बाद आपने इसको कूल करना है। और जैसे ही आप इसको कूल करेंगे और फिल्टर कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि कूल और फिल्टर करने के बाद आपके पास प्योर एसिड एनालाइड बनेगा, जिसको आप ड्राई करके सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इसको ड्राई कर लीजिए, चाहे तो आप इसको धूप में सुखा लीजिए या आप वैक्यूम का यूज़ भी कर सकते हैं इसको ड्राई करने के लिए। तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्योर एसिड एनालाइड के क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि वाइट कलर के होंगे। वाइट का मतलब कलरलेस होंगे, ऑब्वियस है, वाइट कोई कलर तो नहीं है, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेंगे फ्लैकी शेप के, दैट इज निडल शेप, निडल शेप के, निडल शेप के क्रिस्टल्स आपको देखने को मिल जाएंगे एसिड एनालाइड के, ठीक है। ये इसका पूरा सिंथेटिक प्रोसेस है। एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ क्या हमने इस प्रोसेस में किया। सो आपने क्या कर लिया, आपने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, इस राउंड बॉटम फ्लास्क को आपने एक ट्राइपॉड स्टैंड से फिट कर रखा है, अंडरस्टूड है, इस प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं, तो अंडरस्टूड है, ऑब्वियस सी बात है वो, ठीक है। आपने इस राउंड बॉटम फ्लास्क में एनालिन ऐड कर लिया, उसके बाद एसिटिक एसिड ऐड कर लिया और एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड कर लिया, ठीक। उसके बाद आपने इसमें जिंक ऐड कर लिया, जिंक डस्ट ऐड कर लिया। जिंक डस्ट क्यों ऐड किया, सो एज टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ एनालिन, राइट। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू फिट अ रिफ्लेक्स कंडेंसर at the mouth of this round bottom flask, and this reflex condenser prevent solvent loss as well as it is used for reflexing to maintain a constant temperature, to maintain a uniform temperature and to increase the reaction rate as well. So reaction rate को भी increase करेगा। अच्छा, रिफ्लेक्स कंडेंसर लगाने के बाद 30 से 40 मिनट आपको इसको हीट करना है और हीट करने के बाद आपने क्या करना है, इस पूरे कंटेंट को, इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर को आपने कहाँ पे पोर करना है, आइस कोल्ड वाटर में। जब आइस कोल्ड वाटर में इसको प्योर करेंगे, आप देखेंगे आपके एसिड एनालाइड के जो क्रिस्टल्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो उसके बाद आप फिल्टर कर लीजिए, फिल्टर करने के बाद आपको एसिड एनालाइड मिलेगा, बट ये प्योर नहीं होगा। तो इसके बाद आपको रिक्रिस्टलाइजेशन करना है, इसको फिर से इथेनॉल और वाटर के मिक्सचर में ऐड करना है, एकदम से हीट करना है इसको आपको। और हीट करने के बाद जब आप चेंज देखो तो उसके बाद आप कूल डाउन करना है इसको, और कूल डाउन करने के बाद फिर से फिल्टर करना है। और आप देखेंगे फिल्टर करने के बाद आपके पास प्योर क्रिस्टल एसिड एनालाइड के बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और ये प्योर क्रिस्टल जो एसिड एनालाइड के बने, इसका कलर कैसा रहेगा, ये वाइट कलर के होंगे, कलरलेस होंगे और निडल शेप होंगे। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सो दिस इज द टेक्निक, दिस इज द सिंथेटिक प्रोसेस टू प्रिपेयर एसिड एनालाइड इन लैब। लैब में इसको इस तरीके से बनाया जाता है। इवन आप 12th में भी इसको प्रैक्टिकल पोर्शन में पढ़ते हैं, और अगर मान लीजिए आपको स्कूल में ये करवाया जाए तो स्कूल में भी इसको इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनका यूज़ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अब यूज़ भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। साथ साथ में कुछ अच्छे पॉइंट्स, अब पूरी कहानी आपको जाननी है तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसका यूज़ आपको फोटोग्राफी में देखने को मिलता है। उसके बाद इसका यूज़ आपको एंटीपायरेटिक एजेंट की तरह देखने को मिलता है। एंटीपायरेटिक होते हैं जो आपके फीवर को जैसे बुखार की टैबलेट्स होती है ना, उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स टू लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर, टू लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर या टेम्परेचर, राइट। अच्छा, इसके अलावा इसका एक और यूज़ होता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको एनाल्जेसिक की तरह भी यूज़ किया जाता है। पेन किलर, पेन किलर्स में भी इसका अच्छा खासा यूज़ होता है। सो एनाल्जेसिक की तरह भी
एसिड एनालाइड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल यूजेस इसके बहुत सारे हैं, जैसे पेनिसिलिन के सिंथेसिस में भी इसका अच्छा खासा रोल देखने को मिल जाता है। तो कुछ यूजेस हैं, कुछ मोटे मोटे यूजेस आपको देखने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं, लेकिन इससे पहले एक और बार मैं आपको ये बता देता हूँ क्विकली कि इसमें किया क्या हमने, ठीक है ना, इस पूरे प्रोसेस में हमने किया क्या। सो एसिड एनालाइड की प्रिपरेशन के लिए दी preparation of acid analyte takes place via acylation of aniline, and during acylation of aniline, this aniline has to be treated with acetic anhydride. If not available, then the alternate option is acetyl chloride in presence of pyridine, and this pyridine is used to neutralize the acidic byproducts formed during the course of reaction, right? And as well as zinc should be present in the reaction in order to prevent the oxidation of aniline. Now after acylating this aniline we get acid analide. इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इसके स्ट्रक्चर पे सवाल पूछे जा सकते हैं, ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है। अच्छा, ये सारी कहानी हमने यहाँ से देख ली, कैसे कैसे ये पूरा मैंने यहीं से बता दिया, आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इसका सिंथेसिस हमने कैसे कर लिया। सो इन ऑर्डर टू perform the experimental synthesis of this acid analide, we have to take round bottom flask, and in that round bottom flask we have to add aniline, acetic anhydride, and glacial acetic acid, right? And after that, in second step, we have to add zinc, and we have to stir that mixture, and then we have to fit a reflux condenser at the neck of this round bottom flask in order to perform the refluxing, and in order to maintain a constant temperature, in order to prevent solvent loss, in order to make this reaction goes faster without the loss of reaction mixture in the form of vapors, right? And this whole heating process is done in sand bath, which maintains a constant temperature, and it also prevents the cracking of this round bottom flask. Now after this, the reaction mixture has to be poured into ice cold water, right, in a beaker which contain ice cold water, and then we have to filter that, and after filtration we get a crude acid analyte, and to get pure acid analyte, then recrystallization is done, and in order to perform recrystallization we have to dissolve this crude acid analyte in a mixture of water and ethanol. We have to heat for a while, we have to heat that up, and then cool down the solvent and filter it, and after filtering we'll get the pure crystal of acid analyte, right? और इसका कलर आपको कैसे देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर के होंगे, और अपीयरेंस कैसा होगा, निडल शेप के हो जाएंगे। ये मैंने यूजर्स लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, देखिएगा, इनको सॉल्व कीजिएगा। मैंने उस फॉर्म में नहीं लिख रखा ऑप्शंस की फॉर्म में, डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख रखा है, सो दैट आपका टाइम बच पाए। अच्छा, सॉल्वेंट जो एसिड एनालाइड को डिजोल्व करने के लिए यूज होगा वो कौन सा था, सो दैट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, राइट? सो दैट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये हमने ऊपर ही देख लिया, ठीक है ना, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ओके। अच्छा, एसाइलेटिंग एजेंट कौन सा यूज कर लिया हमने, दैट इज AC2O प्लस CH3COCl, ये एसाइलेटिंग एजेंट थे, अभी ऊपर देख लिया इसको भी, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड, या आपका साथ में क्या था, एसिटाइल क्लोराइड, ओके। अच्छा, टू रिमूव द कलर्ड इम्प्योरिटीज एंड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एनालिन ड्यूरिंग एसिड एनालाइड प्रिपरेशन डैश डैश इज यूज्ड, ठीक है। तो जिंक का यूज करेंगे हम, ऑब्वियस सी बात है। तो जिंक के दो रोल आ गए यहाँ पे, एक रोल तो ये कि एनालिन का ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करेगा, और दूसरा रोल ये कि जो कलर्ड इंप्योरिटीज हैं उनको भी रिमूव कर देगा। तो ये दोनों रोल आपको ध्यान में रखने हैं, इसके लिए जिंक का यूज किया जाता है। अच्छा, एसिड एनालाइड इज डैश डैश इन वाटर। अच्छा, क्या ये वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली वाटर में सॉल्युबल होगा। नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है आपको, इट इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, सो इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इवन इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अच्छा खासा सॉल्युबल होगा। और जो आपका कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर में भी स्प्रैंगली सॉल्युबल होता है, यहाँ पे भी स्लाइटली सॉल्युबल होगा, यहाँ पे भी स्लाइटली सॉल्युबल आपको देखने को मिलेगा, राइट? अच्छा, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, देखिए इनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। पहला ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट अ हायर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। दो प्रैक्टिकल पोर्शन, बेसिकली इस पोर्शन के बाद जो एसिड एनालाइड है ना, इसके बाद वाला जो सेकंड आपको पढ़ना है वो है पैरानाइट्रो एसिड एनालाइड, ये भी प्रैक्टिकल में आपके इन्वॉल्व है, ठीक है। मैं सेकंड वीडियो में इसको आपको बता दूंगा, दैट इज पैरानाइट्रो एसिड एनालाइड, ओके, दिस वे, इस तरीके से, ये तो आपको इजी आना बना। अच्छा, आपको बताना है इनमें से हायर मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। अब इन सबको जब ध्यान में रखेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि जो
पैरा वाला है, ये तो आप ऑब्वियस से समझ पा रहे हैं कि पैरा वाला है। आपने इससे पहले भी ये थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ा होगा कि पैरा वाले का सिमेट्री, लैटिस फिटिंग बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पैरा नाइट्रो एसिड एनालाइड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। इवन इसका मॉलिक्यूलर मास इन बाकियों से सबसे ज़्यादा है, और इसका लैटिस फिटिंग भी है। पैरा पोजिशन पर आपका नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, पैरा कंपाउंड दे रखा आपके पास, तो ऑब्वियस इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। Now second is which of the following compound is more likely to demonstrate एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज। ये मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया कि एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी आपको किस में देखने को मिलेगा, एसिड एनालाइड में। ठीक है। सो एसिड एनालाइड में आपको एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगे, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज भी। नेक्स्ट इज इन द प्रिपरेशन ऑफ पैरा एसिड। अच्छा, ये वाला पोर्शन इसमें नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि पैरा एसिड एनालाइड की बात कर रहा है तो उसका प्रिपरेशन तो अभी हमने देखा नहीं। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज द कलर ऑफ एसिड एनालाइड। आपको ये पता है व्हाइट कलर का या कलरलेस होगा, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आफ्टर दैट फिर से पैरा नाइट्रो एसिड एनालाइड पे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल्स ऑब्टेन्ड आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ एसिड एनालाइड फ्रॉम एनालिन। ठीक है। तो जो एसिड एनालाइड से एनालिन आपने प्रिपेयर, एनालिन से जो एसिड एनालाइड प्रिपेयर किया, क्रिस्टल्स का कलर कैसा होगा और किस तरीके के क्रिस्टल्स होंगे, तो ये आपको पता है व्हाइट कलर के क्रिस्टल होंगे और निडल शेप आपको क्रिस्टल्स देखने को मिल जाएंगे। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नो नेक्स्ट इज विच सॉल्वेंट इज यूज टू डिजोल्व अ मिक्सचर ऑफ। अच्छा, ये फिर से सवाल आपका पैरा एसिड एनालाइड पे है, ठीक है ना, इसको भी हम लेटर ऑन कवर कर लेंगे कि ऑर्थोनाइट्रो एसिड एनालाइड और पैरा नाइट्रो एसिड एनालाइड को सेपरेट करने के लिए किस सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। दो इसके लिए इथेनॉल यूज़ किया जाता है तो ये काफ़ी सिंपल सा, बट इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि अभी अपना ये टॉपिक नहीं है। अच्छा, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्राइमरी रीजन फॉर द रिफ्लक्स कंडेंसर। ठीक है, रिफ्लेक्स कंडेंसर यूज करने का प्राइमरी रीजन क्या होगा, तो ये मैंने ऊपर आपको लिख दिया था, टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और सॉल्वेंट, सो दैट कि क्या ना कर पाए, इवेपोरेट करके बाहर ना चले जाएं। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ये कर सकता है, लेकिन इसका जो प्राइमरी रोल है वो ये है। अदरवाइज जो बाकी चीज़ें लिख रखी हैं वो बाकी चीज़ें ये भी मैंने साथ साथ में बता दी, बट ये प्राइमरी रोल में नहीं आती हैं। प्राइमरी रोल में आपका टू प्रिवेंट द सॉल्वेंट लॉस। ओके। नाउ व्हाई इज आइस कोल्ड वाटर एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर ड्यूरिंग द, वेरी गुड, अगेन अ गुड क्वेश्चन, कि आपने जब एसिड एनालाइड वो जो राउंड बॉटम फ्लास्क में आपने पूरा रिएक्शन मिक्सचर पकड़ा, उस रिएक्शन मिक्सचर को उसके बाद आपने आइस कोल्ड वाटर में पोर किया था, ठीक है ना, या आइस कोल्ड वाटर को उसमें पोर किया था, दोनों तरीकों से आप इस काम को कर सकते हो। तो ऐसा क्यों करना पड़ा आपको, टू वॉश क्रूड एसिड एनालाइड। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो क्रूड एसिड एनालाइड आपका बनेगा उसको वॉश करने के लिए और उसके साथ में जो भी इंप्योरिटीज आपकी प्रेजेंट थी उनको हटाने के लिए आइस कोल्ड वाटर आपने यूज कर लिया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक व्हाट केमिकल प्रोसेस हिंडर ड्यूरिंग द रिएक्शन इन्वॉल्व इन एनालिन। अगर जिंक आपका प्रेजेंट हुआ तो कौन सा केमिकल प्रोसेस हिंडर हो जाता है, सो आपको ये पता है कि ऑक्सीडेशन हिंडर हो जाएगा। अगर जिंक प्रेजेंट हुआ तो ऑक्सीडेशन हिंडर हो जाएगा, और अगर जिंक ना हुआ तो ऑक्सीडेशन प्रोमोट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनालिन एंड ग्लाइशियल एसिटिक एसिड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ एसिड एनालाइड फ्रॉम एनालिन। ओके, एनालिन से अगर आपको एसिड एनालाइड बनाना है तो एनालिन और ग्लाइशियल एसिटिक एसिड का क्या रेशियो रहेगा, सो इसका जो रेशियो आपका मिलेगा दैट इज 1:1.5, विच इज ऑलमोस्ट 1:1, सो रेशियो इज ऑलमोस्ट 1:1, रेशियो आपका 1:1 देखने को मिल जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। एक और दूसरा आपका मान लीजिए एक से थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो 1:1 ही इसको जनरली लिख लेते हैं हम। ओके। अच्छा, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनालाइड फ्रॉम एनालिन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, कि जब कभी भी आपको एसिड एनालाइड एनालिन से बनाना है तो आपको एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड को प्रिवेंट करना है। एक बात ये कि एनहाइड्राइड आपका एक्सेस में नहीं होना चाहिए, और दूसरा आपको एक परफेक्ट हीटिंग की जरूरत पड़ेगी, एक प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग आपको नहीं करना है। दैट इज वाई हमने सैंड बाथ यूज किया था, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट प्रोलॉन्ग हीटिंग। अच्छा, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है आपको, ये रीजन पूछ रहा है आपसे कि ऐसा क्यों किया आपने। देखिए, अगर आपने एसिटिक एनहाइड्राइड को एक्सेस में लिया तो ये आपके पास जो एसिड एनालाइड बना होगा, जो आपका एसिड एनालाइड बना होगा, ये एसिड एनालाइड फिर से आपके एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद डाई एसिटाइल डेरिवेटिव जनरेट कर लेगा, और ये डाई एसिटाइल डेरिवेटिव्स जनरेट हुए, इसकी वजह से जो आपका यील्ड होगा एसिड एनालाइड का वो यील्ड कम हो जाएगा। सो इसका जो यील्ड था वो लेस हो जाएगा, ठीक है ना, इसका यील्ड घट जाएगा। सो इसका रीजन आ जाएगा एज डाई एसिटाइल डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड।
ठीक है, क्योंकि डाइएसिटाइल डेरिवेटिव्स बन जाएंगे, दैट इज वाई आप इसके प्रोलॉन्ग हीटिंग को प्रिवेंट करोगे, राइट। अच्छा, नेक्स्ट इज अब इस पे मैंने न्यूमेरिकल टाइप का एक सवाल बैठा रखा है, दो इस टाइप का नीट में आने के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन अगर इन केस ऐसा पूछ लिया तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। सवाल ये है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड एनालाइड फॉर्म्ड व्हेन इतने ग्राम ऑफ एनालीन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो आपने क्या कर रखा है, ये आ गया आपका एनालीन, इस एनालीन को आपने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर दिया पायरिडीन की प्रेजेंस में, और आपके पास एसिड एनालाइड का फॉर्मेशन हो गया, राइट। ये आ गया आपका एसिड एनालाइड, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कितने ग्राम आपके पास ये जो एनालीन है गिवन है, सो एनालीन आपके पास है 46.5 ग्राम, ठीक है। ये एक्सेस में है, ये एक्सेस में है, तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और आपको बताना है कि इसका कितना अमाउंट बनेगा, ठीक है। अब देखिए, इनके प्रॉपर स्टाइशियोमेट्रीज को लेके अगर चले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इनके मॉलिकुलर मासेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो मॉलिकुलर मास आप निकाल दीजिए। अब इसका मॉलिकुलर मास जब मैं निकालूंगा तो कार्बन कितने आपके पास हैं, 6, सो दिस विल बी C6, हाइड्रोजन आपके पास आएंगे 5 और 2 पर 7, सो हाइड्रोजन 7 एंड नाइट्रोजन 1, ठीक है। सो दिस इज 6 × 12 + 7 + 14, दिस कम्स आउट टू बी 93। कितना आ जाएगा, 93, इसका मॉलिकुलर मास आ जाएगा 93, ओके। और अगले वाले का मॉलिकुलर मास आप निकालेंगे सिमिलरली, तो इसका मॉलिकुलर मास आपको देखने को मिलेगा 135, ये आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। सो 135 मॉलिकुलर मास इसका आ जाएगा। अब इसके बाद जब ये आपने किया तो उसके बाद आप गिवन चीज़ों से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सवाल को अप्रोच करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो आप ये लिखेंगे दैट 93 ग्राम ऑफ एनालीन विल फॉर्म 135 ग्राम ऑफ एसिड एनालाइड, ठीक है। मैं AN लिख लेता हूँ शॉर्ट करने के लिए। तो 1 ग्राम कितना बनाएगा, ऑब्वियसली 1 ग्राम बनाएगा 135/93, राइट। और 46.5 ग्राम कितना बनाएगा, सो 46.5 ग्राम बनाएगा 135/93 इंटू 46.5, सो दिस कम्स आउट टू बी 67.5 ग्राम्स, ठीक है, इतना आ जाएगा। अच्छा, इसी सवाल को आप एक और तरीके से अप्रोच कर सकते थे, सिंपली देखिए कैसे। अब आपको पता है कि जो एनालीन का मॉलिकुलर मास है वो 93 है, ठीक है। और इसका जो मास आपके पास गिवन है, जिस मास को देखते हुए आपको एसिड एनालाइड का मास कैलकुलेट करना है, तो आप मोल्स के हिसाब से भी चल सकते थे, ठीक है। बताइए इसके कितने मोल्स आ जाते हैं, सो मोल्स बराबर हो जाते हैं। ये अल्टरनेट मेथड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सो दिस इज एन अल्टरनेट मेथड कि आप मोल्स निकाल के भी इसको अप्रोच कर सकते थे। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं मिटा दूं, एक सेकेंड, ओके। सो मोल्स किसके बराबर आ जाते हैं, दैट इज 46.5 डिवाइडेड बाई 93, तो एक्जैक्टली 93 का हाफ है, तो ऑब्वियस मोल आ जाता है आपका 0.5 मोल, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके 1 मोल से, एनालीन के 1 मोल से एसिड एनालाइड का 1 मोल बन रहा है। तो अगर इसका आधा मोल आपने लिया तो ऑब्वियस है इसका भी कितना मोल बनेगा, तो इसका भी 0.5 मोल बनेगा, अंडरस्टूड बात है, ठीक है। अच्छा, इसके 1 मोल का मास कितना था, 135 ग्राम, तो इसके आधे मोल का मास कितना होगा, 135 का आधा हो जाएगा, और 135 का आधा हो जाएगा 67.5 ग्राम। इस तरीके से भी आप इसको अप्रोच कर सकते थे सिंपली, ठीक है। सो ये आपका आ गया प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनालाइड, और इसमें जो भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व थी सबके सब, ठीक है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, आपको ध्यान से इसी को प्रिपेयर करना है। थैंक यू।